नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। इसे देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने छत्तीसगढ़ के पहले माउंट एवरेस्ट विजेता राहुल गुप्ता से बातचीत की। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज हम आपको मिलाएंगे राहुल गुप्ता से, जो कि हिमालय विजेता हैं। उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में एवरेस्ट फतेह किया था। आपकी जर्नी कैसे रही? आपने कैसे शुरू किया? मात्र 23 साल बहुत छोटी उम्र है। अगर हम 9 साल पहले जाते हैं तो ये मेरे कॉलेज के दौरान शुरू हुआ था। स्टीफेंस कॉलेज से निकाला गया था मुझे। मैं किरोड़ीमल कॉलेज का स्टूडेंट था और तब लगा था कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में कुछ नाम और इस्टेब्लिश करना है। और मुझे नहीं पता था कि एक दिन छत्तीसगढ़ में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को इस लेवल पर मैं ले जाऊंगा। और सरप्राइजिंग ये था कि 23 साल के एवरेस्ट में जो मैं क्लाइम किया हूँ वो जिद था, जुनून था। छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट्स अपनी ऊंचाइयों पर है। आए दिन बहुत सारे पर्वतारोही पर्वत फतेह कर रहे हैं। हाल ही चित्रसेन साहू जो कि आपके स्टूडेंट है, उन्होंने भी यूरोप में जाकर ऐसी एक चोटी को फतेह किया। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? छत्तीसगढ़ में मैं साथ ही साथ जब मैं बढ़ ही रहा था उसी दौरान और भी लोगों को तैयार कर रहा था। और मुझे नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में एक दिन एडवेंचर स्पोर्ट्स इस ऊंचाई को छुएगा। और दिव्यांगजन के लिए भी मैं ये इनिशिएट किया था, मिशन इंक्लूजन। और उसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है चित्रसेन साहू, और उन्होंने बेहतरीन अचीवमेंट किया है। और मैं ये बोलूँगा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स अब शेप लेने लगा है छत्तीसगढ़ में। और अभी हाल फिलहाल में नैना सिंह ठाकर, जो कि बस्तर की एक पर्वतारोही है, जब एवरेस्ट क्लाइम करके आई तो राज्य सरकार ने पर्वतारोहण एकेडमी या एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए भी उन्होंने घोषणा किया है। तो ये बहुत ही शानदार शुरुआत है। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ से कोई नीरज चोपड़ा जैसा व्यक्ति या प्लेयर आ सकता है। एथलीट में तो मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि सरगुजा और बस्तर का जो ज्योग्राफिकल है कंडीशन, उसके आधार पर मैं कहूँगा कि वहाँ के लोगों में एथलीट की वो क्षमता है कि वो मैराथन से लेकर हर वो एथलीट की स्पोर्ट्स में अचीवमेंट ला सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमको अवार्ड मिलेगा। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी खेल पे डालिए, क्योंकि अगर वो खेल नहीं खेलेंगे, किसी भी खेल से इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो उनकी शारीरिक दक्षता क्षमता, उनकी मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं। और शारीरिक क्षमता अगर बढ़ेगा तो उनका दिमाग खुलेगा, हर तरीके से उनके विकास होगा। तो मैं यही बोलूँगा अपने बच्चों को खेल पे एटलीस्ट डालिए, किसी न किसी एक खेल पे इन्वॉल्व करिए। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि अगर लगता है कि बच्चे पोटेंशियल है तो उसको प्रोफेशनली डेवलप करिए, तब जाकर वो कहीं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल पाएगा। राजधानी रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी और मटकी फोड़ को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने 22 बिंदुओं में गाइडलाइन जारी किया है। मंदिरों में सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। मटकी फोड़ की अनुमति नहीं दी है। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को जूते चप्पल खुद के वाहन में रखने होंगे। मंदिरों में आयोजित होने वाली सभाएं या मंडली कार्यक्रम के साथ ही भक्तों को इस बार प्रसाद वितरण भी नहीं किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसमें मुख्य रूप से समीक्षा थी कि स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारियां हैं, कोविड की तीसरी संभावित लहर के संदर्भ में भी क्या तैयारियां हैं। तो जानकारी प्राप्त हुई कि करीब करीब सभी पैमाने पे विभाग ने आगे आकर तैयारी कर ली है। सामान खरीदने के लिए भी केंद्र सरकार के साथ जो राशियां हमको मिलनी थी, तो 514 करोड़ रुपए की राशि जो 60-40 के अनुपात में उपलब्ध होगी, तो राज्य सरकार के बजट से भी अनुपूरक से भी हमको राशि मिल गई है। तो बहुत सारी सामग्रियां, वेंटिलेटर्स से लेके बाकी जो सामग्रियां हमको आवश्यक पड़ेंगी, उनको खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा प्रदेश आर्थिक प्रकोष्ठ की प्रथम कार्य समिति बैठक हुई है। इस बैठक में सरकार की आर्थिक विफलताओं पर चर्चा भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों ने की है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित आर्थिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ठीक मामले को लेकर आज दिन भर का प्रकोष्ठ बैठक भी है, आर्थिक प्रकोष्ठ का। और राज्य सरकार के 2.5 साल बीत गए, 2.25 साल हो रहे हैं। और जिस प्रकार आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से पूरा छत्तीसगढ़ जो आज दिवालियेपन की ओर है, और आज का ही
एक समाचार है प्रमुखता से छपा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से कितना दिवालियापन में आ गया है कि आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाख आवास पिछले साल और आने वाले एक साल में जो बनने थे, और उसके लिए जो 10,000 करोड़ की राशि, जिसमें 7,000 करोड़ केंद्र सरकार को देना है और करीब 3,500 करोड़ राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का पैसा तो पहुंच गया, राज्य सरकार का जो 40% मैचिंग ग्रांट है ना मिलने की वजह से 11 लाख आवास, इतना बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ को, गरीबों को हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से, वित्तीय स्थिति जिस प्रकार चौपट हो गई है उसकी वजह से है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर उभरा सियासी तनाव अब भी कम होता नहीं दिख रहा है। कल देर शाम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दिल्ली से रायपुर लौट कर आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी बात हाईकमान के संज्ञान में है, जल्दी ही इस पर कोई निर्णय आएगा। मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर सिंहदेव ने कहा कि अगर कोई चीज़ स्थायी है तो वह है परिवर्तन। पूरे मन से हाईकमान के साथ चर्चा भी हुई, उनकी भी राय, उनकी भी मंशा हम लोगों ने जानी समझी और आज आपके बीच में हाजिर। पूरी बात हाईकमान के पास हो गई है और निर्णय अंतिम उनके पास सुरक्षित है। स्वाभाविक है कि कुछ बातें रहती हैं जिनमें कुछ उलझनें भी रह सकती हैं, तो समय लगता है और समय के हिसाब से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमेशा हम सबको चर्चा दरमियान बात आई थी कि हो सकता है कि वो छत्तीसगढ़ आएंगे, कुछ समय यहाँ बिताएंगे। मुझे लगता है कि विधायकों में भी कौतूहल रहा होगा कि दिल्ली में हैं, बाबा भी इतने दिन से बैठे हुए हैं, अभी बुलाया गया है, क्या हो रहा है, हम लोग भी चलें, थोड़ा हवा पानी देखें दिल्ली का क्या है, तो अपने मन से वो गए होंगे। अब निर्णय जरूर आएगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से लोग भी गए वहाँ तो वो भी समझ रहे हैं इस बात को। हालांकि ये संकेत या ये निर्देश भी दिए गए थे कि ना आए, फिर भी जिन परिस्थितियों में भी आए, मुझे लगता है कि हाईकमान ने इन सब बातों का संज्ञान लिया होगा और जल्द ही। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी दिल्ली से वापस रायपुर लौट आए हैं, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई 2.5 साल का फार्मूला तैयार ही नहीं किया गया था। और बाकी लोग सब बोल चुके हैं कि 2.5 साल का कहीं कोई फार्मूला नहीं है, तो ये मामला तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर है और हम लोगों ने जो वादे किए थे चुनाव के पहले, उसमें से 36 में से 24 वादे पूरे हो गए हैं, बाकी बचे वो भी पूरे करेंगे। जशपुर जिले के पुलिस ने 2 साल बाद 1,390,000 रुपये की ठगी करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाबार्ड से पौधा देने के नाम पर ग्रामीणों से ठगी कर फरार हो गए थे ठग। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके गांव में पौधा लगाने का काम हो रहा था और पौधा लगाने के नाम पर, बोरिंग करने के नाम पर नाबार्ड के कर्मचारी के रूप में 2 व्यक्ति आए थे जिन्हें वो जानती नहीं थी, और उन्होंने बोर करने के नाम पे 390 रुपये की राशि देने पर 37,000 रुपये वापस होने की बात कही और पीड़िता उनकी बातों में आ गई और उसने 390 रुपये का चेक काटकर उन 2 व्यक्तियों को दिया था और बाद में उसके खाते से 1,390,000 रुपये निकाल लिए गए। छत्तीसगढ़ में मचे मुख्यमंत्री पद के घमासान के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पहले अपने वादे पूरे करने चाहिए जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखे हैं, और साथ ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय की खबर को अमित जोगी ने नकार दिया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए उठापटक चल रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 4 दिन में 2 बार राहुल गांधी से मिल चुके हैं, तो वहीं टीएस सिंहदेव भी अपनी दावेदारी को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में इसको कैसे देख रहा है जनता कांग्रेस, जानते हैं अध्यक्ष जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, आप कैसे देख रहे हैं पूरे घमासान को? 2018 के चुनाव में जो जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया, वो किसी एक चेहरे को देखकर नहीं दिया, किसी एक व्यक्ति को देखकर नहीं दिया। उन्होंने जन घोषणा पत्र में जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ वादे किए थे, पूर्ण शराबबंदी लागू करने का वादा किया था, 1500 रुपया सामाजिक आर्थिक पेंशन देने का वादा किया था, बेरोजगारी दूर करने का, नियमितीकरण करने का, 2500 महीना बेरोजगारी भत्ता देने का
जो वादा किया था, बिजली बिल हाफ करने का जो वादा किया था, उन सब वादों पर भरोसा करके अभूतपूर्व जनादेश कांग्रेस को दिया गया था। तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, लेकिन जिस आधार पर सरकार बनी है, जन घोषणा पत्र, उसके सभी वादों को सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा तो करे। ऐसे में रेणु जी भी दिल्ली में हैं और कयास लगाए जा रहे हैं, सोनिया जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो क्या विलय हो सकता है? कोई संभावना नहीं है। ये जो आदरणीय डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी जी का दिल्ली प्रवास है, विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है और उसमें राजनीति देखना पूरी तरह से गलत है। बयान तो ये भी आ रहे हैं कि अगर टीएस सिंहदेव बनते हैं तो आपका समर्थन रहेगा। अगर मगर में तो मैं कोई बात नहीं करता, कौन बने कौन नहीं बने, हमारा समर्थन छत्तीसगढ़ की जनता को है। तो जैसा कि आपने सुना, अमित जी ने कहा कि कांग्रेस को जो मैनिफेस्टो में दिया गया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, ज़्यादा सियासत नहीं खेलनी चाहिए। और जहां बात आई रेणु जी के बारे में, तो ऐसा उन्होंने सारे खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ बात नहीं चल रही है, हम अपनी पार्टी यहीं चलाएंगे। कैमरामैन अमीन के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। पखांजूर में सर्व समाज एकता मंच के बैनर तले अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि कांकेर जिले में पखांजूर जनसंख्या बहुल क्षेत्र है और यहां सभी संसाधन भी उपलब्ध हैं, इसलिए पखांजूर को जिला बनाए जाने की बात कही जा रही है। देखिए, आज हमारी 10 सूत्रीय मांगों पर धरना प्रदर्शन किया गया है और ये एक दिवसीय धरने में हमारी जो 10 सूत्रीय मांग था उसमें पखांजूर को जिला बनाने की प्रमुखता से मांग उठी। और यहाँ पे जैसे बेटिया क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी थी, उसी को ज़्यादा तवज्जो से हम लोग उठाएं। और कई बिजली बिल जैसे सरकार ने अभी बढ़ाने की जो बात रखी है, उसको हम तत्काल उस बिल को खारिज करने की मांग रखे हैं। अगर सरकार हमारी जो 10 सूत्रीय मांग है उसको 1 महीने के भीतर अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद हम पूरे पलटकोट को बंद रख के और इससे भी और फिर इकट्ठा करके उग्र आंदोलन की व्यवस्था रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात। सुनिए सुभाष की बात। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की प्याली में जो तूफान आया था वो थम गया है। भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के साथी और विधायकों के साथ रायपुर लौट आए हैं। कहा जाता है जो जीता वो सिकंदर। भूपेश बघेल ने लौटकर एयरपोर्ट पे जिस तरह उनका स्वागत हुआ, उसे देखकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं अभिभूत हूँ कि लोगों का प्यार मेरे प्रति बढ़ा है। निश्चित रूप से 3 दिन पहले जो कुछ घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के विधायक, मंत्री, महापौर और बाकी निगम मंडल के लोग दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में एक विधायक ने तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो हैं उनके पैर तक पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को रहने दो। हर आदमी ने कहा और उसके बाद लौटते में सबके चेहरे पे प्रसन्नता थी और कह रहे थे कि ऑल इज वेल। निश्चित रूप से लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री के पद पर लगातार देखना चाहते हैं। उन्हें भूपेश है तो भरोसा है, ये बात इसलिए भी गले उतरती है कि उनको लगता है कि जो कुछ राजनीतिक हालात हैं उसमें आने वाले समय में यदि कोई आदमी कद्दावर तरीके से भाजपा के समक्ष खड़ा होगा तो उसका नाम भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी जो उनके नेता हैं उनको छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया है और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि हम राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ में खास करके महिलाओं, आदिवासी, किसानों और युवाओं के लिए जो काम हुआ है उससे अवगत कराएंगे और छत्तीसगढ़ में वो घूमेंगे। तो अब बात करते हैं कि भूपेश बघेल ऐसा क्या काम किया उन्होंने जो वो दिखाना चाहते हैं।
तो सवाल है, सबसे पहले बात करते हैं कि भूपेश बघेल खुद किसान है और वो यहाँ से जब जा रहे थे दिल्ली तो वो अपने बेटे के साथ खेत में खड़े थे, उनका फ़ोटो वायरल हुआ था। वो अपनी कृषि की चिंता करते हैं, किसान की चिंता करते हैं। उन्होंने सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी की। उन्होंने समर्थन मूल्य पर जो धान थी उसको 2500 रुपये क्विंटल खरीदा और राजीव न्याय योजना के अंतर्गत 4 किस्तों में जो राशि थी उसका भुगतान किया और इस बार की भी राशि का भुगतान किया। तो ऋण माफ़ी की बात हो, चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे जो गोबर जिसका कोई उपयोग नहीं था उसको 2 रुपये किलो खरीदने की बात हो, ये इन्होंने किसान के हित में किया। किसानों को का बिजली का जो पैसा था वो माफ़ हो, किसानों को कृषि के लिए बिजली मुफ्त में मिले, ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की और लगातार वो इस बात के लिए किसानों के लिए काम करते हैं। जो गांव में खेतीहर मजदूर थे जो बच गए थे उनके लिए भी उन्होंने ये व्यवस्था की कि उनको भी साल में 6000 रुपये मिले। तो किसानों को लेकर लगातार उन्होंने काम किया। वो राहुल गांधी को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे राज्य में किसान कितना खुश है और मैं किसानों के बीच कितना लोकप्रिय हूँ। और छत्तीसगढ़ चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र है और अधिकांश ग्रामीण इलाका है, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भूपेश बघेल की पैठ बड़ी है, चाहे वो किसान हो चाहे खेतीहर मजदूर हो। अब बात करें महिलाओं की। महिलाओं के उन्होंने जो काम किया है उसको भी वो उन्हें बताना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो स्व सहायता समूह हैं वो उन्होंने अभी कोरोना काल में जिस तरह से आर्थिक स्वावलंबन को बचाए रखा या बनाए रखा, वो भी अपने आप में एक सराहनीय काम है। भूपेश बघेल जिस दुर्ग जिले से आते हैं या राजनांदगांव, वहाँ पे महिला स्व सहायता समूह बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की जो नींव रखी है वो अपने आप में एक अनुकरणीय पहल है। ये एक उनका अपना एक काम करने का जो तरीका है, वो सोचते हैं, जानते हैं कि महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी है, अगर वो हमारे साथ खुश हैं, इसलिए चाहे तीजा हो, चाहे हरेली हो, चाहे महिलाओं से जुड़े अन्य त्यौहार हो, उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो गेड़ी पे चढ़ते हैं और बताते हैं कि देखो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ। वो हरेली में शामिल होते हैं और बताते हैं कि मैं आपके बीच का बेटा हूँ। अब बात करते हैं युवाओं की। युवाओं के लिए नौकरी के जो अवसर निकल सकते थे, उन्होंने कोशिश की कि सरकारी नौकरी में अवसर निकले। इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार मिले और ग्रामीण क्षेत्र में वो काम कर सकें, इसके लिए भी उन्होंने लगातार नई योजनाएं लाई और लगातार इस पर वो बात कर रहे हैं। आदिवासी भूपेश बघेल ये जानते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है ये वन आच्छादित है, यहाँ पे आदिवासी बाहुल्य है। अगर वो आदिवासियों को खुश नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ राजनीति करना मुश्किल है। तो उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस मनाने की परंपरा शुरू की, उस पर अवकाश दिया। आदिवासियों के लिए जो जो योजनाएं हो सकती हैं, प्राधिकरण के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई अवधारणा को उन्होंने बल दिया है, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं। आदिवासी क्षेत्र में जो तेंदुपत्ता संग्रहण का काम होता है, वहाँ पर जिस तरह किसानों का समर्थन मूल्य पे धान खरीदा गया 2500 रुपये, तो तेंदुपत्ता की जो खरीद थी उसको 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपये मानक बोरा किया गया। करीब 4,38,000 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया, जो कि आदिवासी जिसकी मांग करते रहे हैं, जो वनों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, गुरवा, बाड़ी योजना लाई गई, जो अभी इन दिनों बहुत लोकप्रिय है और गांव-गांव में इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। नए कृषि कानूनों का विरोध जो कांग्रेस कर रही है, उसी कानून का विरोध करते हुए भूपेश बघेल ने एक नया मॉडल दिया कि किसानों का हित किस में हो सकता है, और उन्होंने विधानसभा से किसानों के हित में विधेयक भी पारित कराया और कहा कि ये जो कृषि कानून है केंद्र का, उसको रद्द किया जाना चाहिए। वो पूंजीपतियों का पक्षधर कानून है। असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हों चाहे खेतीहर महिलाएं, जो करीब 90% उस पर डिपेंड हैं, उनके लिए जिस तरह के काम भूपेश बघेल ने किए वो भी अपने आप में प्रशंसनीय है। हर संभाग में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास गृह की व्यवस्था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो है 15,000 की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये करना हो, बिजली का 400 यूनिट तक बिजली के बिल को माफ़ किया हो, जो युवक चिट फंड कंपनियों के झांसे में आ गए थे, जिनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ था, उनसे केस वापस लेकर चिट फंड कंपनियों से पैसे वापस दिलाने की बात हो। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो वो अपने नेता को बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, वो मॉडल यदि पूरे देश में अपनाया जाता और कांग्रेस इस पर काम करती है,
तो निश्चित रूप से जिस तरह की जीत उन्होंने छत्तीसगढ़ में दर्ज की है, उस तरह की जीत कांग्रेस अपने पुराने दिनों को वापस ला सकती है और उस तरह की जीत दर्ज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल इस आपाथापी में, ये जो कुर्सी की बहस चल रही थी, रस्साकसी चल रही थी, उसके बीच में कहीं ना कहीं बाजी जीत के आए और अपने नेता को अपनी उपलब्धियां बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ का ऐसा नेता हूँ। हो सकता है कभी बात हुई हो, कहीं पर नेपथ्य में बात रही हो, पर अब बाजीगर जो है वो भूपेश बघेल जीत चुके हैं और कहीं ना कहीं सारे लोग ये एक स्वर में ये बात कह रहे हैं कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा, वही यहाँ का चेहरा होंगे और निश्चित रूप से राहुल गांधी आएंगे। कोई नहीं जानता कि हाईकमान क्या सोचता है, ये उनके मन में क्या है, पर अभी जो कुछ दृश्य हुआ है और पूरे देश ने देखा है, तो देखा है कि बहुमत से ज़्यादा विधायक भूपेश बघेल के साथ दिल्ली में खड़े दिखे, एयरपोर्ट पे दिखे। जिस तरह का जन सैलाब दोनों तीनों बार उमड़ा है, वो बताता है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए जाने के पूर्व कांग्रेस ने कई वादे जनता से किए थे। इनमें से बहुत से वादे तो पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन शराबबंदी अब भी बाकी है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर प्रहार करती रही है। प्रदेश में शराबबंदी के लिए सरकार ने सर्वदलीय समिति का गठन भी किया है, जिसकी दूसरी बैठक कुछ दिनों पहले ही राजधानी में संपन्न हुई है। यहाँ शराबबंदी वाले 5 राज्यों के अध्ययन करने और कई अभियान चलाए जाने जैसे निर्णय बैठक में लिए गए। इस बैठक के बाद विपक्ष के नेता अब कई सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे लेकर कहा है कि बैठक में सभी तरह की चर्चा हुई है, केवल शराबबंदी पर ही कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि समिति बनने के 2 साल बाद यह दूसरी बैठक थी। इससे शराबबंदी को लेकर सरकार की गंभीरता साफ साफ नजर आ रही है। इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप सरकार पर उन्होंने लगाए हैं। शराबबंदी को लेकर के अभी राजनीतिक समिति जो बनाई गई है उसकी बैठक हुई। उस बैठक में सारी चर्चा हुई है, सारी बातें हुई है, केवल शराबबंदी के विषय में बात नहीं हुई है, जिसके लिए समिति बनाई गई है। 2.5 साल के कार्यकाल निकल गए, ये दूसरी बैठक थी। समिति बनाने के बाद में 2 साल में 2 बैठक। इससे शराबबंदी को लेकर के सरकार की गंभीरता नजर आ रही है कि शराबबंदी को लेकर के सरकार कितने गंभीर है। पूर्ण शराबबंदी को लेकर भाजपा द्वारा उठाए सवालों का पलटवार कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किया है और कहा है कि वादा खिलाफी कौन करता है ये सभी जानते हैं। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए भाजपा का संकल्प पत्र भी याद दिलाया है। वादा खिलाफी कौन करता है ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। महंगाई कम करने की बात कही थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार हो गया। देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मिट्टी की खाता हूं, ऐसा नारा लगाते थे। अब रोज नारा लगा रहे हैं, सौगंध राम की खाते हैं, देश नहीं बचने दूंगा, रोज बेच रहे हैं। तो उनके वायदे का क्या हुआ? प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कब होगी और इसको लेकर लंबे समय से चल रही सियासत पर विराम कब लगेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आए दिन जिस तरह नशे में मदमस्त होकर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। शराबबंदी को लेकर प्रदेश में सियासत तो लगातार जारी है, लेकिन पूर्ण शराबबंदी पर प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा हुआ है। राजधानी रायपुर के माना एयरपोर्ट चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। स्विफ्ट डिजायर कार रास्ते में आए सांड को ठोकर मारने के बाद डिवाइडर में लगे हाई मास्ट बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। रात्रि करीबन 12:30 बजे के आसपास एक एयरपोर्ट के पास में सड़क दुर्घटना हुई है। एक स्विफ्ट कार में 3 लड़के जो हैं, नागेश्वर साहू, दूसरा जो हर्ष जायसवाल, गौरव सिंह, ये तीनों जो है अपने स्विफ्ट कार में बैठ करके एयरपोर्ट की तरफ आए हुए थे। वाहन काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी। रोड में बैल बैठा हुआ था जिसे वो लोग देख नहीं पाए और गाड़ी जो है उनको एक्सीडेंट करते हुए गाड़ी काफ़ी ऊंचाई पर उछलते हुए 100 मीटर के आसपास दूर में जाकर के डिवाइडर से टकराई। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें मौके पर जो है गौरव सिंह और हर्ष जायसवाल जो है मौके पर उनकी डेथ हो गई है
और साहू परवेज उसको 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया है। राजधानी के एयरपोर्ट चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में कार सवार 2 युवक की मौके पर मौत हो गई है, वहीं एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटनास्थल है और बताया जा रहा है कि रात के करीब 12:30 बजे के आसपास 3 युवक स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर राखी की ओर जा रहे थे और ऐसा भी कहा जा रहा है कि तीनों युवक किसी अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद इधर घूमने निकले थे। इसी दौरान जो कार की रफ्तार है वो करीब 150 के आसपास थी और तभी अचानक बीच में एक गाय आ गई। गाय को ठोकर मारते हुए कार डिवाइडर में जा चढ़ी, जिसके बाद कार पलट गई। मौके पर ही 2 युवक की मौत हुई है, एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। इसमें पुलिस ने जो मृतक के परिजन हैं उनको सूचना दे दी है। इसके अलावा पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा, VIP न्यूज़, रायपुर। 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को 18 दिन के अंदर ही सुनवाई करके ADJ राधिका सैनी द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस केस में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता यास्मीन बेगम ने पैरवी की। बता दें कि 27 जुलाई को गोबरा नवापारा थाना इलाके के चंपारण चौकी क्षेत्र अंतर्गत 22 वर्षीय युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप कर उसके साथ मारपीट की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को और रेप की धारा के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। थाना गोबरा नवापारा अंतर्गत चंपारण चौकी के अंतर्गत 27 जुलाई को एक मामला हुआ था, जिसमें 6 से 7 साल की लड़की के साथ दुष्कृत्य हुआ था, जिसमें पास्को और 376 की धारा लगी हुई थी और इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया था तत्काल और 5 दिन के अंदर चालान किया गया था और 1 महीने के अंदर माननीय न्यायालय ने, जो विशेष न्यायालय ने इसमें सज़ा सुनाई है, इसमें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और 2300 रुपये इसमें जुर्माना रखा है। तो इस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करके पुलिस ने इसको न्यायालय में पेश किया था। निश्चित रूप से अपराधियों के मन में इससे एक मैसेज जाएगा कि कोई भी दुर्दांत कृत्य करता है तो इसमें सख्त कार्रवाई होती है। प्रदेश में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में नेत्रदान के महत्व पर जन जागरूकता फैलाना है और लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना है। आंखें न सिर्फ हमें रोशनी दे सकती है, बल्कि हमारे मरने के बाद वह किसी और की जिंदगी से भी अंधेरा हटा सकती है। इसके लिए नेत्रदान की जरूरत होती है और हर साल इसी उद्देश्य के साथ नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 300 से अधिक नेत्रदान प्रतिवर्ष होते थे। कोरोना की वजह से इसमें कमी आई है। वर्ष 19-20 में जहां 318 नेत्रदान हुए थे, 20-21 में केवल 3 नेत्रदान प्राप्त हुए हैं। 21-22 में अब तक के 12 नेत्रदान मिल चुके हैं और उम्मीद है कि इसकी संख्या में लगातार वृद्धि होगी। देश में करीब 1 करोड़ 25 लाख लोग नेत्रहीन हैं, जिसमें से करीब 30 लाख व्यक्तियों की आंखें आई ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकती है। प्रति वर्ष 80 लाख मृतकों में से सिर्फ 15,000 ही नेत्रदान हो पाते हैं। नेत्रदान में सबसे रोचक चीज़ ये है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ज़्यादा क्यों हो रहा है और हमको कॉर्निया की ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो हमको ये भी अवेयरनेस फैलाना है कि जो हमारे किसान भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसान वाला या खेती वाला प्रदेश है, तो यहाँ पे धान की बाली काटते समय या खेत में काम करते समय कॉर्नियल इंजरी हो जाती है और फिर इलाज के लिए हम फिर थोड़ा नेग्लिजेंस करते हैं कि ठीक हो जाएगा, आंसू लाल, और वही कॉर्नियल अल्सर घाव बन जाता है और आगे चल के पूरा पुतली ख़राब करता है, कॉर्निया और वाइट ओपेसिटी और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। तो इस तरह के केस हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनका हमने सबसे ज़्यादा कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में इस टाइप की बीमारी ज़्यादा होती है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 36वां मनाया जा रहा है। इस नेत्रदान पखवाड़े का उद्देश्य यह है कि लोगों में नेत्रदान के प्रति जागृति फैले। इस उद्देश्य को लेकर के पूरे राष्ट्र में नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जाता है कि नेत्रदान सभी करें न केवल बात, नेत्रदान आवश्यक हो क्रियाकर्म के साथ। आज अलग अलग क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। तब क्यों ना नेत्रदान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो, बस जरूरत है सही जानकारी और जागरूकता की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।